On the way to the event is Sushri Pratima Bhaume, Honorable Minister of State for Social Justice and Empowerment, Ministry, Government of India. With the lighting of lamp, we invite positive energy for a meaningful and impactful event celebrating Mahatma Jyotiba Phule and his immense contributions. We also honor Baba Saheb Dr. Bhimrao Ambedkar, who had done beyond imagination for the socially deprived, the politically deprived, and marginalized, discriminated. We hail the Bharat Mata. अध्यक्ष माय होम इंडिया दिल्ली एनसीआर के आदेश से हम ये कार्यक्रम अब यहाँ पर प्रारंभ करते हैं। हमारे बीच श्रीमान अरुण हल्दर जी हैं। आप राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। मूलतः आप पश्चिम बंगाल से आते हैं। आप कई सामाजिक संगठनों में जिम्मेदारियों का निर्वहन करते आ रहे हैं। आप पूर्व में भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल के अनुसूचित जाति मोर्चा इकाई के अध्यक्ष भी रहे हैं। आपके स्वागत हेतु मैं विनय जी को मंच पर बुलाना चाहती हूँ। विनय जी। भाव तुलस्कर जी, आप सुप्रसिद्ध लेखक एवं वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप अपने YouTube चैनल प्रतिपक्ष के माध्यम से राष्ट्रहित के मुद्दे उठाते रहते हैं। आपके विचार समाज को हमेशा प्रेरित करते हैं। एक लोकप्रिय ब्लॉगर होने के नाते आप स्थानीय राजनीति से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भी अपनी समझ रखते हैं। आपको सम्मानित करने के लिए मैं अनिल मित्तल जी, पूर्व अध्यक्ष माय होम इंडिया को आमंत्रित करना चाहती हूँ। विनय पांडे जी स्वागत करेंगे। गीता कर्नाटक, आपका स्वागत है। डीकू रामा जी इदाते, जिन्हें हम सम्मान से दादा इदाते भी कहते हैं। आपने लंबे समय तक सामाजिक समरसता के लिए कार्य किया। वर्तमान में आप घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु समुदाय विकास एवं कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष पद का निर्वहन कर रहे हैं। आपके स्वागत के लिए मैं दिल्ली एनसीआर के प्रदेश अध्यक्ष बलदेव सचदेव जी से अनुरोध करूंगी। श्री सुनील देवधर जी, आज हम इस सभागार में जिस संकल्प के लिए उपस्थित है, उस माय होम इंडिया परिवार की स्थापना आपने सन 2005 में की। वर्तमान में आप भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं और पार्टी के आंध्र प्रदेश इकाई के सह प्रभारी भी। इसके पूर्व में संगठनात्मक दृष्टि से आपने भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न जिम्मेदारियों का निर्वहन किया है। पूर्वोत्तर में आप कई वर्ष संघ के प्रचारक भी रहे। आपके स्वागत हेतु मैं आरती जी से अनुरोध करूंगी। गीता कर्नाटक भाई साहब का स्वागत करूंगी।
श्री प्रतिमा जी हमारे साथ जुड़े, इससे पहले बलदेव सचदेव जी, आज का हमारा जो कार्यक्रम है आप उस जिसकी प्रेरणा से आज का ये कार्यक्रम संपन्न हो रहा है, मैं सर्वप्रथम उन्हें मंच पे आमंत्रित करूंगी महात्मा ज्योतिबा फूले पर अपने विचार प्रकट करने के लिए श्री सुनील देवधर जी। सम्माननीय मंच, अभी कुछ ही क्षणों में बहन प्रतिमा भौमिक जो माननीय केंद्रीय मंत्री है, त्रिपुरा से सांसद है और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एल मुरुगन जी, ये दोनों कुछ ही क्षणों में इस सभागार में उपस्थित होंगे। तो थोड़ा सा विषय में व्यत्यय होगा जब वो आएंगे तब। और हमारे भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जाति मोर्चा के अखिल भारतीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य जी भी कुछ समय में यहाँ पर उपस्थित हो जाएंगे। मंच पर विराजमान मान्यवर, जिनका परिचय हम सब लोगों को होना बहुत जरूरी है। मुरुगन जी, आपका स्वागत है। मुरुगन जी केंद्रीय, बहुत तालियों की बौछार में उनका स्वागत है। केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन जी अनेक कारणों के कारण सभी को परिचित है। आज भी इनके माताजी पिताजी उसी स्थान पर खेती करते हैं जहां पर बहुत वर्षों तक वो खेती करते हैं। उन्होंने वहां पर जो एक संवेदना से, तमिलनाडु के संवेदना से जुड़ी हुई एक जो यात्रा निकाली, मुरुगन जी के ही लेकर वो यात्रा थी ना, तो उस यात्रा के बाद में तमिलनाडु में एक बहुत बड़ा परिवर्तन जो प्रखर हिंदुत्व और राष्ट्रवाद को लेकर था, वो आना प्रारंभ हुआ। और अभी हमारे वहाँ पर जो प्रदेश अध्यक्ष है, उनके वहाँ के कार्यकाल में आपने देखा कि किस तरह से इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में भी अभी पार्टी वहाँ आगे बढ़ रही है। इसमें बहुत बड़ा योगदान हमारे मुरुगन जी का है। सिंप्लिसिटी, बहुत सामान्य कार्यकर्ता की तरह केंद्रीय मंत्री बनने के बाद भी व्यवहार, ये हमारे पार्टी के सभी लोगों की विशेषता है और उसमें आप ये सिंप्लिसिटी मुरुगन जी के भी व्यवहार में देख सकते हैं। सिर्फ मैंने उनको बताया कि आपको इस कार्यक्रम में आने के लिए मैं निवेदन करता हूँ, उन्होंने देख लिया, उस दिन दिल्ली में है, उन्होंने कहा मैं आ जाऊंगा। मतलब इतने आसानी से भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से जो मंत्री बने हैं वो कार्यक्रमों में आते हैं। हमारे अखिल भारतीय अध्यक्ष अनुसूचित जाति मोर्चा के लाल सिंह आर्य जी भी यहाँ पर आ गए। तालियों के साथ उनका जो सभी स्वागत करेंगे। बस अभी बहन प्रतिमा जी का एक प्रतीक्षा है, वो भी आ जाएंगी। अनिमा जी, मुरुगन जी का एक बार स्वागत, जिनको बताया था मोमेंटो और नॉर्थ ईस्ट का उत्तरीय देकर आप करवाइए। किनका नाम था उसका स्वागत करने के लिए? अनिमा जी, मुरुगन जी का मैं करने वाला है। अरे वाह, बहन प्रतिमा दी जी भी आ गई, आपका स्वागत है। आप स्वागत के लिए बुलाइए। मुरुगन जी, आपको आपका स्वागत मैंने ही करना था। मणिपुर का उत्तरी है। मंच का सम्मान बढ़ा रहे हैं डॉक्टर एल मुरुगन जी। मंच का सम्मान बढ़ा रहे हैं डॉक्टर एल मुरुगन जी। आप वर्तमान में भारत सरकार में केंद्रीय सूचना और प्रसारण एवं मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी राज्य मंत्री हैं। आपने मद्रास विश्वविद्यालय से कानून में परास्नातक की उपाधि प्राप्त की।
आपको पास 15 वर्षों की वकालत में सफल अनुभव है। आपका एक बार पुनः स्वागत है। सहकारिता मंत्रालय राज्य मंत्री हैं। आप केंद्रीय मंत्री के रूप में शपथ लेने वाली त्रिपुरा की पहली महिला हैं। आपका जन्म त्रिपुरा के सिपाहीजाला जिले के एक किसान परिवार में हुआ और आपने सेवा और संघर्ष के बल पर यह मुकाम हासिल किया। महिला सशक्तिकरण का एक उत्कृष्ट उदाहरण। मैं आपके स्वागत के लिए श्री दादा इताते जी से अनुरोध करूंगी। दीसा पहनाकर माय होम इंडिया का मेमेंटो देकर आपका इस कार्यक्रम में स्वागत करेंगे। सभागार का सौभाग्य है कि आज हमारे साथ श्री लाल सिंह आर्या जी जुड़े हैं। आप वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष हैं। आप मूलतः मध्य प्रदेश के भिंड जिले के गोहद से आते हैं। आपकी पृष्ठभूमि एक किसान परिवार की रही है। आप पूर्व में मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री पद का भी निर्वहन कर चुके हैं। आपके स्वागत हेतु मैं श्री विजय इंगले जी को आमंत्रित करती हूँ। सम्मानित मंच को मैं एक बार पुनः हमारे प्रथम स्पीकर श्री सुनील देवधर जी को देना चाहूँगी। बुखार से तप रहा है, कोरोना नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं। लेकिन ये मैं फिर एक बार कहूँगा, हमारे कार्यकर्ताओं की कमिटमेंट है कि बाहर प्रवास से आई, एयरपोर्ट से सीधे यहाँ पर पहुँची क्योंकि वो यहाँ पर अपेक्षित थी और यही कमिटमेंट थी जिसके कारण 25 साल पुरानी वामपंथियों की सरकार जो धराशायी हुई त्रिपुरा के अंदर, उसमें कई सारे कार्यकर्ताओं का बहुत बड़ा योगदान था और उसमें मैं तो बिल्कुल कहूँगा कि टॉप मोस्ट योगदान जिनका था उसमें बहन प्रतिमा भौमिक ये मुझे दादा कहते थे, इनको दीदी कहते थे और दादा और दीदी से वहाँ के वामपंथी डरते थे, ऐसे वहाँ पर कहा जाता है। इसका कारण ये है कि प्रतिमा भौमिक एक महिला है, इसलिए उसको कोई कमजोर ना समझे। वामपंथी गुंडों के सामने खड़ा रहकर उनके साथ लड़ना, चाहे उस समय पुलिस स्टेशन भी वामपंथियों का ही अड्डा हुआ करता था, तो वहां पर जाकर लड़ना, ऐसा एक जबरदस्त संघर्ष 3 साल वैसे तो उन्होंने किया जब मैं वहां पर था। लेकिन प्रतिमा दी मेरे ख्याल में 1989 में या 1990 में पहले युवा मोर्चा में कार्यरत हुई और उसके बाद में वो लगातार पार्टी का कार्य करती रही और वो पहली महिला मंत्री नहीं है त्रिपुरा की, तो त्रिपुरा मूल की पहली केंद्रीय मंत्री है। मतलब त्रिपुरा से संतोष मोहन देव को एक बार मिनिस्टर बनाया जरूर गया था, लेकिन संतोष मोहन देव ये सिलचर के थे, वो त्रिपुरा मूल के नहीं थे और इसलिए त्रिपुरा मूल की पहली केंद्रीय मंत्री और महिला मंत्री ये दोनों बहन प्रतिमा दी का परिचय होगा। और इसलिए मैं निवेदन करूं, जिनको इन दोनों ने खुद विरोध किया था, कम्युनिस्टों को, और आज भी जब निर्लज्जता से वामपंथी ऑर्गेनाइजेशंस इन दोनों के फोटो लगाते हैं, उनके जैसे विश्वासघाती और कोई नहीं है, उनके जैसे झूठे और कोई नहीं हो सकते, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी ने बहुत स्पष्टता से लिखा है, हरे घास के अंदर हरा सांप, ग्रीन स्नेक इन ग्रीन ग्रास, दैट इज कम्युनिस्ट्स ऑफ आवर कंट्री। ये बहुत स्पष्टता से अंबेडकर जी ने कहा था। और इस देश का दुर्भाग्य ये है कि कम्युनिस्ट इस देश के जो भी है वो अंबेडकर जी का नाम लेते हैं
और अंबेडकर जी के सिलेक्टेड उद्धरण, उनके सिलेक्टेड स्टेटमेंट्स, उसको तोड़ मरोड़ कर दुनिया के सामने इस तरह से पेश करते हैं कि ये हिंदू समाज के घोर विरोधक थे, ये हिंदुत्ववादी विचारधारा के घोर विरोधक थे। लेकिन आज मैं दावे के साथ आप सबको बताऊंगा, जो इस कार्यक्रम का सबसे प्रमुख उद्देश्य है, हेतु है, और वो दावा है कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और महात्मा ज्योतिबा फुले दार उल इस्लाम बनाने का स्वप्न रखने वाले लोग उस जमाने में भी थे, जो इस्लाम में कन्वर्जन करने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। लेकिन इन दोनों महापुरुषों ने स्वयं कभी भी मुसलमान या ईसाई मत में परिवर्तन खुद का करना पसंद नहीं किया, नहीं उनके किसी भी उद्धरण में, in any statement of Mahatma Jyotiba Phule or Dr. Baba Saheb Ambedkar, you will not find that Dalits should get converted to some other religion. महात्मा ज्योतिबा फुले ने तो कहा ही नहीं, बाबा साहेब अम्बेडकर ने जरूर कहा कि मैं हिंदू के नाते जन्म लिया हूं, लेकिन हिंदू के नाते नहीं मरूंगा। समय दिया हिंदू समाज को, 15 वर्ष का समय दिया कि आप अपनी गलत रूढ़ियां बदलो, अस्पृश्यता के नाम पर जो इस देश के अंदर कलंक लग रहे उसको खत्म करो। और जब उन्होंने नहीं किया, ऐसा उनको उन्होंने देखा, तब अंबेडकर जी ने सोचा कि मेरे जीते जी मैं अपने समाज को इस संकट से बाहर निकालूंगा। और उनको जब ऑफर मिली कि आप मुसलमान बना दो सारे दलितों को क्रिश्चियन बना दो, तब बहुत स्पष्टता से बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने कहा है, ऑन रिकॉर्ड कहा है कि इन दो पूजा पद्धतियों में मैं हमारे दलितों को लेकर नहीं जाऊंगा। क्यों? 1827 में उनका जन्म हुआ। इसका मतलब यह है कि और 5 साल बाद महात्मा की द्विशताब्दी, जन्म शताब्दी मनाई जाएगी इस देश में। मतलब अब से लेकर आने वाले 5-10 मिनट में जो जो बातें मैं महात्मा ज्योतिबा फुले के बारे में बताऊंगा, सबसे पहले समझने वाली ये बात है कि ये 200 वर्ष पुरानी बात है, 200 इयर्स बैक। और उस हिसाब से आप देखिए ये व्यक्ति कितना महान था। और औचित्य क्या है कि महात्मा की जयंती को दिल्ली के बीचों बीच, जहां पर मीडिया, ब्यूरोक्रेसी, पॉलिटिशियंस का जो गढ़ है, ऐसे गढ़ के अंदर मनाना चाहिए, हम सब लोगों ने मनाना चाहिए। इसका कारण क्या है समझना जरूरी है। साथियों, विचारक जिनका उद्बोधन आपने अभी सुना होगा, अंतःकरण को छूने वाला आदरणीय सुनील देवधर जी, हमारे मार्गदर्शक और बाबा साहब अम्बेडकर को जिन्होंने जिया है, ऐसे विचारक, ऐसे लेखक आदरणीय दादा भिखू दाते जी, आदरणीय बलदेव सचदेवा जी, मेरे मित्र अरुण हंदर जी, भाव तोड़सेकर जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित बहनों और भाइयों, नौजवान दोस्तों, मुझे लगता है कि आदरणीय देवधर जी ने बहुत विस्तार से डॉक्टर अंबेडकर जी और अंबेडकर जी के बाद ज्योतिबा फुले जी के बारे में बहुत विस्तार से बातचीत की है। मुझे लगता है उसके बाद बहुत सारा डिटेल बताने की कोई आवश्यकता है नहीं। मंच से संबोधन हुआ है कि मुझे भी कुछ बोलना है, तो मुझे सुनते सुनते कुछ चीज समझ में आ रही थी। और वो गांव की भाषा में कहा जा सकता है कि जिसकी ना पटी बीमारी वो क्या जाने दिए पर कहीं ना कहीं मानवीय दिल उनके अंदर धड़कता होगा, संवेदनाएं वहां जन्म ले रही होगी, कुछ पीड़ा होगी, कुछ कसक होगी, कुछ करने की जिजीविषा होगी। और वहां से कहीं ना कहीं ये सेवा का भाव पूज्य ज्योतिबा फुले और अंबेडकर जी के मन में पैदा हुआ होगा। और इसलिए 200 वर्ष पहले ज्योतिबा जी पैदा हुए, उन्होंने समाज सुधार के काम किए।
अंबेडकर जी ने भी किया। और मुझे लगता है हिंदुस्तान में, विश्व में कोई आदमी ऐसा नहीं है जिसने समाज और दूसरों के लिए नहीं किया हो। ऐसे किसी एक व्यक्ति की आज पूजा नहीं हो रही है। इनकी जयंतियां हम मना रहे हैं, उसका कारण ये है कि उन्होंने अपने लिए नहीं किया, समाज के लिए किया, देश के लिए। मन में अगर कहीं संवेदनाएं हो गई होती पैदा, तो अनटचेबिलिटी तो खत्म हो गई, लेकिन और कुछ चीजें बची है वो भी खत्म हो गई होती। लेकिन ऐसा सोचा नहीं गया। राजनीति के रास्ते पर चल के लोगों को बीच में षड्यंत्र, भय और डर पैदा करना और इसके माध्यम से सत्ताएं प्राप्त करना और उसका परोक्ष रूप से नाम ये देना कि समाज सेवा है, यही षड्यंत्र है। बाबा साहब अंबेडकर ने और ज्योतिबा फुले ने समाज के बीच में लोगों को भिड़ाने का, लड़ाने का, षड्यंत्र, भय और डर पैदा नहीं किया, बल्कि अनटचेबिलिटी के समय, कुरीतियों के समय वो एक योद्धा की तरह समाज के बीच में कूद गए और उसको किसी समाज और धर्म के खिलाफ नहीं, व्यवस्था के खिलाफ एक मूवमेंट खड़ा कर दिया। वो दोनों मूवमेंट के योद्धा थे ज्योतिबा फुले जी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ज्योतिबा फुले जी के बारे में, अम्बेडकर जी के बारे में अभी वीकू दादाजी बहुत बात करेंगे, मुझे मालूम है, क्योंकि मैंने अपने राष्ट्रीय प्रशिक्षण में उनका उद्बोधन सुना है। देश आजाद हो गया है, हम इस जीवन में जी रहे हैं, तो आखिर समाज में जागृति लाने के लिए और बाबा साहब अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले जी ने जो काम किया है, कहीं उनके विचारों की, उनकी भावनाओं को समाप्त करने के कोई देश में षड्यंत्र तो नहीं हो रहे। इन षड्यंत्रों को हमें समझने की आवश्यकता है। मैं एक उदाहरण देता हूं। एक सीए का आंदोलन इस हिंदुस्तान में हुआ था। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में लिखा कि मर्डर करना अपराध है, 302 है। मारने की प्रयास करना 307, यानी कि हर अपराध की धाराएं उसमें लिखी है संविधान में। कम्युनिस्ट लोग जो बाबा साहब अम्बेडकर का चित्र लगाकर वोट की खेती काटना चाहते हैं, उन अम्बेडकर जी कम्युनिस्टों के लिए भी अभी देवधर जी ने कहा है, लेकिन उन्होंने कहा है कि सबसे ज्यादा गरीबों का कोई शोषण करता है तो कम्युनिस्ट करता है। और राजनीति किस पर करते हैं? गरीबों के आधार पर। ये दो देश की आजादी के बाद से विचारधारा चली है कि लोगों को वर्ग लाना। जैसे अभी किसानों के आंदोलन हुआ, कैसे बंद होने वाले शटरों की दुकान खोली कैसे जाए, उसके लिए क्या षड्यंत्र हो सकते हैं। इस प्रकार के एक नहीं तमाम प्रकार की चीजें चल रही। अब बाबा साहब अम्बेडकर का सपना था कि धारा 370 नहीं होनी चाहिए, अलगाव का कारण बन सकती है, लेकिन हिंदुस्तान में किसी ने कोशिश नहीं की वोट के कारण। बाबा साहब अम्बेडकर ने तब कहा था, जब शेख अब्दुल्ला उनके पास गए थे, उन्होंने कहा धारा 370 का सपोर्ट करिए। नेहरू जी ने कहा, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा हम कमाएं और आपको खिलाए, ये संभव ही नहीं हो सकता। ये क्यों कहा होगा? वो इसके पीछे कितना बड़ा अध्ययन होगा। ये बात तब उन्होंने कही थी। और इसलिए मेरी आप सबसे एक ही प्रार्थना है कि ज्योतिबा फुले जी ने जो कहा है उसके पीछे एक बहुत बड़ा संयम होगा, बहुत बड़ा धैर्य होगा। जब अनटचेबिलिटी चल रही हो, उनके साथ भी घटना हो रही, उस समय समाज जब 500 वर्ष लगातार इस कट्टरता के भीतर हो, और उस समय अपने आप को खड़ा करना ये बड़ा प्रश्न था, ये बड़ी चुनौती थी। चारों तरफ अनटचेबिलिटी चली रही, स्कूल में पढ़ाया नहीं जा रहा हो, किताब भी दूर से फेंक के दी जा रही हो, पानी भी नहीं पिलाया जा रहा, उस समय समाज के लिए काम खड़े करने के लिए खड़ा होना यही बड़ी चुनौती थी। लेकिन आज जब वो सामने खड़े होते, मैं कई शहरों के नाम ले सकता हूं। सबसे पहले उन्हीं के ऊपर आक्रमण होता है और संघर्ष वही करते हैं बॉर्डर पर जाकर। आज सेनाओं के बीच में एक बड़ी संख्या आप देखोगे सैनिक के रूप में, तो मुझे लगता है उन्हीं गरीबों के बीच में से आकर लोग बंदूक थाम के और बॉर्डर पे कहीं ना कहीं लड़ने का काम करते हैं। वो कहीं ना कहीं ज्योतिबा फुले के ही लोग हैं, वो अम्बेडकर जी के लोग। और इसलिए हमको ये चीज समझने की जरूरत है कि इन महापुरुषों ने जो कुछ समाज को दिया है, वो सबसे बड़ी सोच ये दी है कि हमको व्यवस्था के खिलाफ, परिवर्तन के खिलाफ खड़ा होना है।
धर्म और जाति के खिलाफ खड़े नहीं होना, क्योंकि जो भी लोग हैं वो हमारे हैं, अपने हैं, और इसलिए इनको साथ लेकर समाज में परिवर्तन करना है। ये संदेश ज्योतिबा फुले जी ने और अंबेडकर जी ने दिया है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि षड्यंत्रों को समझकर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। Vow to propagate the good deeds of ज्योतिबा फुले। और इसी कड़ी में मैं अगले वक्ता श्री भाव तरस्कर जी को आमंत्रित करना चाहूंगी। जोरदार तालियों से स्वागत है। जिस वक्ता को यहाँ मैंने बुलाया है ये दिल्ली वासियों के लिए अननोन है, लेकिन जो लोग YouTube देखते हैं उनको ये नाम पता होगा। जिनके YouTube के भाषणों को मराठी में जब भाऊ बोलते हैं लाखों लोग सुनते हैं, लाखों लोग। और आज मैं आपको दावे के साथ बताता हूँ, नरेंद्र मोदी जी के साथ एक बार भी जिस व्यक्ति की कभी मुलाकात नहीं हुई है, ऐसे भाऊ तोरसेकर जी जितना नरेंद्र मोदी जी को समझने वाला आपको दूसरा व्यक्ति ढूंढ कर नहीं मिलेगा। और एक बात मैं मानता हूँ, जब तक कोई खबर रिलेवेंट नहीं होती तब तक वो एक कहानी होती। तो हम महात्मा बोल लेते, इसको महात्मा बोलो, उसको महात्मा बोलो, लेकिन महात्मा कैसे बने, महात्मा कैसे बने? हमारे मराठी में एक कहावत है, टाकीचे घाव सोसल्याशिवाय देव पण येत नहीं। जो छीनी हथौड़ा होता है वो पत्थर मार मार कर उससे मूर्ति निकाली जाती है, तब हम मूर्ति पूजना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो पत्थर जो घाव सहन करता है उसके तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता। तो महात्मा फुले हम आज बोल रहे हैं, लेकिन जिस समय वो महात्मा बन रहे थे उस वक्त तो उनको महात्मा मान लिया। 1890 में उनकी मौत हो गई, देहांत हो गया। उसके मेरा ख्याल है 2 या 3 साल पहले उनको महात्मा उपाधि दी गई थी, लेकिन वो जो काम कर रहे थे उस वक्त उनको कोई महात्मा नहीं मानता है। ये बड़ी अजीब बात है। हमारे सामने होते हैं महात्मा, हम ना समझ पाते हैं न देख पाते ये महात्मा है। उन्होंने जो बोला कि मैं मोदी जी से कभी मिला नहीं, फिर भी मैं सबसे अच्छा जानता हूँ, क्योंकि मुझे समझ में आता है कि 50 साल के बाद ये महात्मा होने वाला है। क्यों होता है? अब मैं क्यों बोल रहा हूँ कि महात्मा होने वाले हैं? हमारी अगली पीढ़ियां उनको महात्मा बोलने वाली है। मैं किस आधार पर बोल रहा हूँ? क्योंकि 200 साल 150 साल पीछे में जाता हूँ तब देखता हूँ इन्होंने जो बताया कि ज्योतिबा फुले एक शादी की बारात में गए थे, उनका इंसल्ट हुआ, अपमान हुआ, तो वहीं से शुरू होते महात्मा की यात्रा, वहीं से शुरू। और उन्होंने जो बोला सनातनी, उसको आज के जमाने में उसको इकोसिस्टम बोलते, इकोसिस्टम बोलते उसको, कि तुम जीतो पराक्रम करो, लेकिन जब तक हम रिकॉग्नाइज होते, हम जेएनयू वाले हैं ना, हम आपको नहीं रिकॉग्नाइज करते। समझे सनातनी क्या? इन्होंने 200 साल पीछे लेके सनातनी बोल दिया। आज के जमाने में सनातनी कौन है, जरा सोचो। और यही बात हो रही है। हमारे मराठी के एक बड़े विचारक थे मेहपूर रेगेकर, उन्होंने एक बढ़िया आर्टिकल लिखा था कि समाज कैसे बदलता है। समाज कैसे बदलता है? समाज में सभ्यता होती है और अभिजन वर्ग होता है। जो सनातनी सुनील ने कहा उसको अभिजात बोलते हैं, क्योंकि हम रिकॉग्नाइज करते हैं। हम द कश्मीर फाइल्स को रिकॉग्नाइज नहीं करते, समझा? हम नहीं मानते ना वो कला है, वो तो डॉक्यूमेंट्री है।
उसमें सब सच नहीं दिखाया गया। तो आज हम बोलते हैं और 20 साल बाद हम उसको रिकॉग्नाइज करते हैं। तो मेपू रेवे ने बहुत बढ़िया लिखी थी, अभिजन वर्ग जो होता है उसकी उन्होंने डेफिनेशन लिखी कि समाज में जब कोई अभिजन वर्ग होता है कि हम कल्चर रिकॉग्नाइज करते हैं, हम अगर आपको सर्टिफिकेट देंगे तो ही आप सुसंस्कृत है, वरना आप तो अनर्थ है। ये कहने वाला एक वर्ग होता है कि मोदी बहुमत लाए, कोई बात नहीं, हम नहीं उनको रिकॉग्नाइज करते। ये जो अभिजन वर्ग होता है उस पर रेगे जी ने बहुत बढ़िया डिफिनेशन दी कि ये अभिजन वर्ग जो होता है वो उनके परिक्रमा में जो लोग हैं उनके साथ बड़ी सभ्यता से पेश आता है, लेकिन उनकी परिक्रमा के बाहर जो होता है उसके साथ अतिरेकी असभ्यता से बर्ताव करता है। समझते हैं आप मोदी जी क्यों महात्मा बनने वाले हैं? और उस वक्त, अब आज की बात मैं मोदी जी की कर रहा हूं, लेकिन आप 150 साल पीछे जाओ तो आपको पता चलेगा उस समय के मोदी फुले थे, जिनको हम आज महात्मा ज्योतिराव फुले बोलते हैं। ये समझना जरूरी होता है, लेकिन ये हम उसको रिलेवेंट करके देखना चाहिए। और ये हर समय हमारे ज्ञानेश्वर थे, संत महात्मा थे, उनकी हालत है वो उस समय की, आगे जाके हम उनको महात्मा बोलते हैं। तो ये मैं देखते रहता हूँ, पढ़ते रहता हूँ, कुछ बातें करता हूँ, लेकिन बातें भी करता हूँ तो मैं समझ नहीं की। शिव विश्वनाथन नाम के कोई प्रोफेसर है, टीवी पर आपने बार बार देखे हो। 26 मई जिस दिन मोदी जी का पहला शपथ विधि हुआ, उस दिन उन्होंने हिंदू डेली में एक आर्टिकल लिखा था, हाउ मोदी डिफीटेड लिबरल्स लाइक मी। ये इन्होंने लिखा, मैंने सोचा कि ये तो लड़े नहीं, इनको मोदी जी ने कैसा, मेरी समझ नहीं आया कि अगर ये लड़े नहीं, ये तो प्रोफेसर है, ये तो चुनाव लड़े नहीं, इनको हराया कैसे? तो उन्होंने लिखा था उस आर्टिकल में कि इन्होंने हमारी आइडिया डिफीट की, लेकिन हम उस आइडिया को रिकॉग्नाइज नहीं करते। तो इसलिए हमें यह समझना जरूरी है कि महात्मा फुले उस जमाने के थे, आज के जमाने के महात्मा कौन है, तो हम किसकी मदद करें, किसकी मदद करें? डरे हुए ये इकोसिस्टम में। और जो इसलिए मैं मानता हूं कि अगर ये किसी को गलत मानते हैं तो मान लो कि ये सही है। ये जो इकोसिस्टम के प्रोफेसर्स वगैरह है, ये एक बार बोल दूं कि मैं शायद मैं दुनिया का, इंडिया का पहला पत्रकार, अकेला पत्रकार रहूंगा कि जिसने 2013 में मैंने सीरीज लिखी थी कि मोदी जी को बीजेपी का लीडर बना दो, ये आपको मेजॉरिटी ला के देगा। तो मेरी मजाक उड़ाई गई, मराठी पत्रकार में मजाक उड़ाते थे, ये कहाँ से उड़ाता है? बात ये हुई जुलाई 13 में मोदी जी को लीडर बनाया। उसके बाद एक पब्लिशर मेरे पास आए और बोले वो जो आपने सीरीज लिखी थी उसका किताब बनाए। तो उस वक्त उस किताब में मैंने बोला ठीक है बना दो, उसके लिए मैं एक आर्टिकल और लिखूंगा। और उस आर्टिकल जो था उसका हेडिंग में बता देता हूँ आपको, असाबिया आधुनिक अवतार, असाबिया का आज का अवतार, ऐसा मैंने वो एक आर्टिकल लिखा था नया, और बाकी 8 महीने पुरानी सीरीज थी, तो उसकी किताब बनी। लेकिन अजीब बात है कि वो जो मैंने अगस्त 2013 में लिखा था, जो किताब दिसंबर 2013 में पब्लिश हुआ, 14 में मोदी जी प्रधानमंत्री बने, लेकिन मोदी जी क्या करने वाले हैं ये मैंने अगस्त 13 में लिखा था। तो वो मोदी करने लगे तो 2017-18 में जेएनयू वाले चिल्लाने लगे ये मोदी क्या करते हैं। मैंने उसमें लिखा था उस वक्त अगस्त 13 में
जो आर्टिकल लिखा उसमें लिखा था कि मोदी जी नेहरू वगैरह जो जेएनयू है उसको साफ करने वाले। तो ये बाद में बोलने लगे कि नेहरू जी का सब खत्म कर रहे हैं, आज बोल रहे हैं। तो क्योंकि मैंने ये क्यों लिखा था, असाबिया का मतलब ये, इब्न खालदून नाम का हिस्टोरियन था, इसने इस पर लिखा है कि तीसरी पीढ़ी जब होती है, चौथी पीढ़ी होती है, उसको अपने दादा की या परदादा की शर्म लगने लगती है, वहां से उस एम्पायर का खात्मा शुरू होता है। राहुल गांधी चौथे पीढ़ी के थे। ये उसमें मैंने लिखा 2013 में असाबिया का मतलब ये होता है कि उन्होंने लिखा है, इब्न खालदून का कहना है कि जो एक एम्पायर खड़ा कर देता है, वो एम्पायर जब खड़ा कर देता है तो उसके साथ जो होते हैं लोग, उसके साथी होते हैं, सहयोगी होते हैं, वो सब एक दूसरे के लिए जान देने के लिए राजी होते हैं, तैयार होते हैं, मरने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन फर्स्ट अमंग द इक्वल करके वो राजा बादशाह बन जाता है। लेकिन जब वो एम्पायर खड़ा हो जाता है तो वो बादशाह बनता है, राजा बनता है, बाकी के सरदार बनते हैं। लेकिन नेक्स्ट जनरेशन जब आती है तो उन्होंने अपने बाप को देखा होता है, वो औरों का रिस्पेक्ट कैसे करता है। लेकिन तीसरी जनरेशन ने ये देखा नहीं होता है। तीसरी जनरेशन को लगता है कि मेरा दादा, मेरा बाप ये था, इसलिए मैं श्रेष्ठ हूँ, बाकी जो है वो कचरा है, गुलाम है, बातें तो उसको खत्म करना चाहते हैं। तो मोदी जी के खिलाफ, फुले जी के खिलाफ, बाबा साहब के खिलाफ महागठबंधन क्यों होते थे, ये सोचो तो आप, मेरा ख्याल है कि आज के महात्मा फुले आपको समझ में आएगा। दोस्तों मैं इससे ज़्यादा नहीं बोलूँगा, यही बोलता हूँ। नमस्कार। माई होम आयोजित आज के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मेरे मित्रों, भारत सरकार की यशस्वी मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन जी, जिनके बारे में बहुत दिन से सुन रहा था, आज उनको देखने की सौभाग्य मिला है। त्रिपुरा से इतना संघर्ष करके अभी भारत सरकार की सामाजिक न्याय दफ्तर की मंत्रित्व की दायित्व पालन करने ऐसे हमारे प्रतिमा दीजिए, और इसके आह्वान पर बहुत दिन से उनको लड़ाई संघर्ष, एक विचारधारा को प्रतिष्ठित करने के लिए त्रिपुरा में जिस टाइप से संघर्ष किया है, तो मैं जानता हूँ कि मैं किसी पड़ोसी राज्य से 34 साल वामपंथी को विरुद्ध लड़ते लड़ते कितने लोगों का जीवन जिंदगी बर्बाद करते करते उससे कितनी विचारधारा को प्रतिष्ठित करने के लिए पर्दा का अंतराल कितने लोगों को देहांत हो गया, कितने लोगों का अपना जीवन बलिदान कर दिया। उसी टाइप के इस एरिया में हमारे सुनील देधर जी ने संघर्ष करके अभी राष्ट्रीय स्तर पर काम करे और भारतीय जनता पार्टी सचिव उनकी प्रेरणा में उनको आदर्श ऐसा चल रहा है। इसके ऊपर आप लोगों को सुधार इस टाइप का जो NGO है, जो संस्था ने बनाया मेरे मित्रों देधर जी ने, तो मैं सबको बात की अनुरोध करूँगा कि इस चीज़ का समाज से हम लोग बड़ा हुआ है, जिस समाज के हम लोग बहुत बड़े बड़े पद में आए हैं, डॉक्टर बना, इंजीनियर बना, तो सबको इस संकल्प को लेके जाना होगा। जिस एरिया से हम लोग डॉक्टर बना, इंजीनियर बना, जिस धरती से हम लोग इस पद पर हम लोग आया, तो ये समाज को भी कुछ रिटर्न देना पड़ेगा। सबको ये लेके आज महात्मा फुले के जन्मदिन में मैं कोटि कोटि नमन करता है। इस लोग को महापुरुष आया बाबा साहब नहीं, इसलिए आज लोग हम लोग समाज के अंदर में खड़ा होके इस अभी भी है, तो सबको ये मन में लेके जाना चाहिए कि आप लोग चलिए इस समाज को सुधारने के लिए, विचारधारा को प्रतिष्ठित करने के लिए घर घर में फुले जी का, हमारे महात्मा फुले जी का हम लोग विचारधारा लेके चलेंगे और समाज में एक नया जिंदगी, नया जीवन लेके भारतवर्ष को उज्जवल करने के लिए काम करेंगे। यही बात करके सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं महिला सशक्तिकरण की उत्कृष्ट जो हमारे बीच में सर्वप्रथम प्रतिमा भौमिक जी को आमंत्रित करना चाहूँगी, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।
मैं तो इसी অনুষ্ঠাन में जो उपस्थित हुई हूँ, मेरे लिए तो बहुत गौरव की बात है, क्योंकि हमारी महाराष्ट्र से जो आया है उनका जो हम लोगों ने कम शब्दों में इतना सुंदर करके हम लोगों को समझा दिया। तो मैं इससे बोलना चाहती हूँ, मोदी जी नहीं होते तो मैं आपके सामने प्रस्तुत नहीं हो मानव इंडिया के और विश्व संगठन जो आज भारत की दो महात्मा ज्योतिबा फुले और भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो जन्म जयंती है उसके ऊपर आज ये कार्यक्रम है। बहुत महानुभव आपके सम्मुख प्रस्तुत है, लेकिन मैं 2-4 शब्द ही बोलूँगी। इसलिए भारत को एक समुंदर आप मान लीजिए, तो समुंदर में कोई पत्थर फेंकता है, उसका जो तरंग है वो किनारा में जाने में बहुत टाइम लगता है कि नहीं। मैं ऐसा एक किनारा का स्टेट में हूँ जो भारत और दिल्ली का तरंग वहाँ पर जाकर पहुँचने में बहुत टाइम लगता है। और मेरा जैसा स्टेट है, लास्ट ईयर मैं जब बैठी हूँ रिकलेक्ट कर रही हूँ, मेरे स्टेट का एक कार्यकर्ता मेरे को बोला, तो भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता हूँ इसलिए ज्योतिबा फुले को जानने का मौका मिला। देखिए, ज्योतिबा फुले का अभी जन्म जयंती मना रहे हैं माननीय सुनील देवधर का माय होम इंडिया हम लोगों को जानने का एक मौका दिया। त्रिपुरा जैसा स्टेटों में लेनिन कहाँ से आया है वो जानकारी है, माओ सेतुंग कौन है उसको पता है, वियतनाम कहाँ है उसका पता है, ज्योतिबा फुले कहाँ से है वो पता नहीं है। वो जानने का अवसर नहीं दिया हमको। मानना उन लोगों को जानना गुनाह है। और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर मतलब संविधान रचना उन्होंने किया है, और हमारे स्टेट में हम लोग को क्या समझाता है, एससी के लिए एसटी के लिए उन्होंने रिजर्वेशन करके गया। एक बार भी नहीं बोलते 370 के लिए उन्होंने मना किया, उन्होंने रोया, उन्होंने भारत में 370 के लिए एक बार भी हाँ नहीं बोला। आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की आशीर्वाद से, आप सबके आशीर्वाद से सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री की राज्य मंत्री के दायित्व तो मेरे को दिया है, तो भारत रत्न बाबा साहेब को जानने का थोड़ा सा मौका मिला है। कोशिश कर रहा हूँ जानने के लिए। बाबा साहेब ऐसा एक सूरज का रोशनी है जो बल्कि भारत के नहीं है, पूरा दुनिया को रोशन करने वाला ऐसा सूरज है जिसको जानने के लिए अवसर हम लोग को मिल गया। जिन्होंने हम महिला के लिए बोला था शिक्षित बनो, समाज के लिए बोला था संघर्ष करो, धर्म परिवर्तन करो, ऐसा नहीं बोला था। और संगठित हो, ऐसा एक मंत्र दिया था। जिन्होंने बोला था स्मृति याद रखना, स्मृति जितना जरूरी है विस्मृति भी इतना जरूरी है। वेदी के रूप में हम लोग जानते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी ज्योतिबा फुले बोलिए और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो आदर्श है, दीनदयाल उपाध्याय जी का जो एकात्म मानव दर्शन है, सबको मिला के आज पूरा भारत में जो जात पात सब कुछ के ऊपर के उठ के मानववाद का एक आदर्श उन्होंने स्थापित किया है। 80 करोड़ लोगों को भोजन का व्यवस्था करते हैं, 5 किलो करके अनाज का व्यवस्था उन्होंने किया है।
सबके लिए रहने का व्यवस्था, मकान का जरूरत है। उन्होंने 3 करोड़ का ऊपर भारत का गरीब तबके का किसको दिया है? सबसे ज्यादा दलित वर्ग, तीसरे वर्गों का लोगों का प्रधानमंत्री आवास का घर दिया है। हर घर में नल, हर घर में जल का व्यवस्था है। और भारत का एक महिला होने के नाते मैं गांव में रहती हूँ, उसको याद करती हूँ जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत उन्होंने शुरू किया, शौचालय का व्यवस्था किया, 12 करोड़ का ऊपर शौचालय देने का काम किया। उस ऑपोजिशन पार्टी बोलता है सब मोदी जी अदानी अंबानी के लिए काम करता है। बोलिए तो स्वच्छ भारत का शौचालय कौन सा मोदी का अदानी का जरूरत है? 5 किलो करके चावल गेहूं कौन सा अंबानी का जरूरत है? नकल है ना, नकल करना भी नहीं आता, वो भी झूठ बोलता है। नकल भी नहीं आता, नकल करना भी नहीं आता हम लोगों को। हमारे ज्योतिबा फुले जी जो इतने साल पहले महिला को शिक्षा के लिए काम किया है, समाज को सुधारने के लिए काम किया है, हम लोगों को ऐसा एक समाज सुधारक, भारत को सुधारने के लिए, भारत को सुधारते सुधारते ऐसा हुआ पूरा दुनिया सुधारने के लिए उनके राह देखने लगे हैं। और भी बनता है, मैं आपको वही बोलूंगी। So first of all, I want to congratulate to the organizers. The first time in Delhi, they have conducted like this social reformers birthday. So I want to congratulate Sunil Gyaroji and so such initiative they initiated and they organized this program. So my heartfelt thanks to Sunil Gyaroji here. Friends, I don't want to go the detailed history of our social reformer Mahatma Phule ji because of our organizer and our speakers. They already explained, because I don't want to consume your time also, because for all I know the last speakers or how the people you are awaiting to the last speakers when he is to conclude, when we will go, like that mindset is there, I know very well. So I conclude within 5-6 minutes, because this initiative is it's a fantastic event also. So like whatever the social reform, we are talk about the social reform, or we talk about the women's empowerment. So today our Mahatma Phule ji, Dr. Bhimrao Ambedkar ji's vision, who is fulfilling the vision? Prime Minister Shri Narendra Modi ji is fulfilling the vision. You know Thiruvalluvar, the great saint from Tamil. திருவள்ளுவர் ने कहा சொல்லுதல் யாருக்கும் எளிய அறியவாம் சொல்லிய வண்ணம் செயல். That is, you can tell anything, you can do like this, or I do that, but whatever you are promising, you are going to fulfill. That is the real commitment that our Prime Minister Modi ji is, whatever he told, the Prime Minister is fulfilling his words. You see, I came from a village. I know our sisters and our mothers, how they faced for the natural thing. They waited for the night, when the night will come, or when we will go for the early mornings, because before sunrise they have to go. This was the situation before 2014. Our Prime Minister Narendra Modi ji came. Today, every house they have toilet, every house they are having the water. This is the real social justice. This is the real women empowerment. This has to come forward. The youths should not job seeker. They will be
job giver. That is our Prime Minister Narendra Modi ji's motto. That's why Prime Minister given Stand Up India, Start Up India, Digital India, Skill India, so many schemes. The Stand Up India, you know, SC/ST, Women's Empowerment के लिए Stand Up India scheme also we are implementing. Apart from this, I want to mention one or two only. So because whenever we speak the social justice, we are unable to forget Dr. Bhimrao Ambedkar ji. Ambedkar ji, when he died, 1956. You see, Nehru died immediately, उनका मेमोरियल बन गया. इंदिरा गांधी died, उनका मेमोरियल बन गया. राजीव गांधी died, उनका मेमोरियल बन गया. But this देश ने constitutional architect of constitution and social reformer डॉक्टर अंबेडकर जी के लिए मेमोरियल बनने के लिए कितना साल लिया? 70 ईयर होगा. इट इज सेम फॉर द कंट्री. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी celebrated Dr. Ambedkar ji 125th year birth anniversary. The whole year we celebrated, and our Prime Minister identified 5 places. Already our Pataji told that 5 places we identified. 5 places declared as an Panchatir, that is in Panchatir. 5 places declared. In that, Dr. Ambedkar's birthplace, Ambedkar's death place, where Ambedkar took Diksha Bhumi, and Ambedkar's London school, and Ambedkar's Mumbai Lakshmi Mill. These are declared as an Panchatir. So I personally want to thank to our Prime Minister because of real social justice hero, our Prime Minister Shri Narendra Modi ji. Interfered, the amendment brought, the act is now, it is a strong act brought by our Prime Minister Shri Narendra Modi ji. Friends, like this we can, so many things we can tell. OBC Commission. There is an OBC Commission and there was an OBC Commission. The OBC Commission was not, they don't have the statutory power. The constitutional power they didn't have. Our government, our Prime Minister, dynamic leader, Shri Narendra Modi ji, brought the OBC Commission as a constitutional body. Now they are having the full power. That is our Prime Minister's Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas and Sabka Prayas. They are taking forward, and this occasion, once again I congratulate the organizers to organize this such beautiful event, and participants also. I congratulate my best wishes. Thank you very much.